Welcome to Zen Study. My name is Naval, and today in our series of current affair, we are going to discuss one very important current affair. RBI सरप्लस ट्रांसफर. RBI ने अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सरप्लस ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. एज द टाइटल सजेस्ट, RBI सरप्लस ट्रांसफर. RBI transferred 2,11,000 crores to the government of India, which was double than the previous year. और प्रीवियस ईयर में भी वो काफी ज्यादा था. आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई ने अपने मुनाफे का 2,11,000 रुपए ट्रांसफर किया है, जो कि बहुत है. तो आज हम ये जानेंगे आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है कि कौन सा एक्ट आरबीआई का और उसमें कौन सा ऐसा सेक्शन है जो मैंडेट करता है कि आरबीआई को अपना सरप्लस जो भी बनेगा उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करना है. सो फ्रेंड्स, आरबीआई का जो है सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47 मैंडेट करता है कि उसका जो भी सरप्लस है इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसमें से उसको गवर्नमेंट को मुनाफे में से जो भी बचेगा, और वो कितना बचेगा वो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है. तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो किस बेसिस पे सरप्लस को ट्रांसफर करते हैं. ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47 मैंडेट्स आरबीआई टू प्रोवाइड देयर सरप्लस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहां भी यही लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड हाईएस्ट एवर सरप्लस ऑफ 2,11,000 crores, which was double than the previous year surplus of 86,416 crores. सरप्लस तो आपको पता ही होगा, एज द वर्ड सजेस्ट, जो भी इनकम है उससे एक्सेस, जो भी उनका एक्सपेंडिचर है. आरबीआई को सैलरीज भी देनी पड़ती हैं अपने स्टाफ को, उनको हेडक्वार्टर मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं उनको खर्च करके जो भी उनका सरप्लस बचेगा वो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है, एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 of RBI Act 1934. Now, here it is mentioned that surplus imply excess of income over expenditure. RBI का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ओनली 1/7 ऑफ इट्स टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम. यानी आरबीआई ने जो भी अपना इंटरेस्ट जनरेट किया है इन अ पर्टिकुलर ईयर, मान लो उसने 100 रुपीज जनरेट किया है, 100 रुपीज जनरेट किया है, तो उसमें से 1/7 ही ऐसा है जो उसका एक्सपेंस है. 6/7 उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया है. ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि हाउ मच परसेंटेज वाइज एक्सपेंसेस आर देयर फॉर आरबीआई. आपको अपने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है उसको भी मिस नहीं करना है. इसीलिए मैं ऐसे रेलेवेंट करंट अफेयर को डिस्कस करता हूं जो भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में. तो उन्होंने ओनली 1/7 जो उनका एक्सपेंस है उसको यूटिलाइज किया और बाकी 6/7 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया. मैंने आपको पहले ही बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47 मैंडेट्स दैट दे हैव टू प्रोवाइड देयर सरप्लस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. They have to provide their profit to government of India. Now, which committees से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. डायरेक्ट आपको नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कमिटी है जिसने ये मैंडेट किया था कि गवर्नमेंट को सरप्लस देना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको नाम याद रखना है. चाहो तो आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो. मैलगॉम कमिटी 2013 said that surplus should be increased. मतलब गवर्नमेंट को जो उससे पहले सरप्लस देते थे, एक मैलगॉम कमेटी 2013 में बनाई गई थी, उसने ये रिपोर्ट में बोला था कि जो भी आपका सरप्लस है आप गवर्नमेंट को ज्यादा देना स्टार्ट कर दो.
सरप्लस टू गवर्नमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है और इस साल ये क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस है, बिकॉज हिस्ट्री में, आरबीआई की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रांसफर उन्होंने किया है 2,11,000 करोड़। तो एक ऐसा हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सके, उससे अंडरलाइंग जो इंफॉर्मेशन है वो पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन, ठीक है, कौन सा एक्ट, आपको ईयर पूछा जा सकता है कि आरबीआई एक्ट 1934, या उसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है कि आरबीआई एक्ट 1935। तो ये जो मिसलेनियस चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज प्रीलिम्स में जो है आपके इंटेलिजेंस से ज्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीजें जो भी रेलेवेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इसमें इंक्लूड किया है। नाउ कितना परसेंट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि कितना परसेंट जो है एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि कितना परसेंट उनको अपने लिए रखना है और कितना बाकी जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट को दे देना है। तो आप ये समझिए कि 5.5 एंड 6.5 यानी 5.5 टू 6.5% जो भी अर्निंग होगी उसको अपने लिए उन्होंने रखना है। ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बिमल जलान गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई की, वो एक चेयरमैन थे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी के। उन्होंने सजेस्ट किया था कि 5.5 टू 6.5% ऑफ द अर्निंग शुड बी देयर विद द आरबीआई एंड रेस्ट शुड बी ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकते हैं कि विच कमिटी अंडर विच हुज chairmanship suggested that equity maintained should be between 5.5 and 6.5. So it was Bimal Jalan committee. Bimal Jalan committee suggested that equity maintained by RBI should be between 5.5 to 6.5% and rest should be transferred towards government of India. So this you also have to note it down in your notebook जहां भी आप अपने नोट्स बनाते हो। नाउ अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आरबीआई को जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट सरप्लस इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। तो आप ये भी पुटअप कर सकते हैं कि सरप्लस इनकम क्या होता है ना। क्वेश्चन में आपसे पुटअप हो सकता है कि व्हाट इज सरप्लस इनकम ऑफ आरबीआई, और 4 ऑप्शन आपको दे दें, उसमें से आपको बोलें कि आप ऑप्शन आंसर में बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन ठीक है और कौन कौन सी गलत है। ठीक है, तो आप समझिए, मैं अपनी स्टैटिक की जो क्लासेस लेता हूं उसमें मैंने काफी मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में डिस्कस किया है ये सारी चीजें, और वो वीडियोस आपके प्रीलिम से पहले हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं, और जो भी अपना आपका एक बेसिक बुक आपने लिया हुआ है उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। होता क्या है कि गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेपो के फॉर्म में जो भी लोन लेती है, वो लोन रेपो रेट के थ्रू जो भी लोन लेती है उसमें उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आरबीआई को। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4% नाउ। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट उनको करना पड़ता है वो एक तरीके से आरबीआई की इनकम हो गई, आप ये समझिए। आप किसी से लोन लेंगे तो उसको उनको ब्याज देना पड़ेगा, तो वो उनकी इनकम हो गई ना। तो आरबीआई से जो लोन लेता है थ्रू रेपो रेट, वो उनकी इनकम हो गई आरबीआई की। प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज जो आरबीआई ने मेंटेन कर रखा है, डॉलर या फिर पाउंड्स, यूरो, उनकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है और वो सिक्योरिटीज उनके साथ होती है, तो वो भी उनकी एक तरीके से अर्निंग हो गई, कैपिटल गेन्स अर्निंग हो गई। गोल्ड रखा है उन्होंने, गोल्ड की भी जो अर्निंग है वो उनका, बिकॉज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, तो वो उस पे जो अर्निंग है वो भी उनकी एक तरीके से अर्निंग हो गई। रुपी की सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी अगर लोन लेना हो, कभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई, तो वो आरबीआई से बोलते हैं कि हमें आप पैसा दे दीजिए और हम आपको सिक्योरिटीज दे रहे हैं उसके बदले, और जब भी हम अपनी सिक्योरिटीज वापस लेंगे तो हम आपको अपना पैसा वापस कर देंगे। मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस सरप्लस, अगर कुछ ज्यादा जरूरत पड़ गई, ये सरप्लस तो देना ही है आरबीआई को, लेकिन उससे ज्यादा भी कभी अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो वो ऐसा करते हैं। तो जो सिक्योरिटीज उनके पास है उस पर भी कुछ लोन होगा, ठीक है, लोन होगा, तो वो भी उनकी एक तरीके से अर्निंग हो गई। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग ऑफ रुपी सिक्योरिटीज,
इंटरेस्ट अर्न ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक टॉपिक है जो स्टैटिक का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी में, वो मैंने अपने लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे ही हम अपलोड करेंगे उसको आप देखना, और अगर आपको पता है तो आप एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर लें अपनी बेसिक बुक से। इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक पॉलिसी कॉरिडोर होता है, ठीक है, बीच में रेपो होता है और एसडीएफ और एमएसएफ होता है, ठीक है। पॉलिसी कॉरिडोर का जो विड्थ होता है वो 0.50 होता है। चूंकि हम अभी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू जो भी इंटरेस्ट में गेन होता है वो भी उसकी एक तरीके से अर्निंग हो गई। सिमिलरली ऑन एमएसएफ, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नाउ एज आई सेड, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स भी लेते हैं रेपो के थ्रू लोन, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी वगैरह भी लोन लेती है टू गिव इट टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक। और इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम फॉरेन सिक्योरिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई के पास फॉरेन सिक्योरिटीज भी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टैटिक का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं अपनी स्टैटिक की क्लास लूंगा तो उसमें और भी डिस्कस करूंगा। मैं अभी एक क्लास ले रहा हूं, वो अपलोड हो जाएंगे तो उसमें आप देखना जरूर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए क्या होता है कि डिफरेंट सिक्योरिटीज एक बास्केट में रखा जाता है, आरबीआई रखती है बास्केट में, और उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस। तो उससे उनका जो है अर्निंग एक तरीके से रियलाइज होता है, वो उसको कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट पे। So interest earned through foreign securities consist of interest earned on foreign currency assets. You got that? Foreign currency asset क्या हो गए? ये आपके डॉलर्स, यूरो, है ना, ये सब हो गए। तो ये आपको याद रखना है, अगर आपको कभी ऑप्शन दे दें तो उसमें से आपको कौन सा टिक लगाना है। बहुत ही ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इतना याद रख सकते हैं। सो इससे जो भी अर्निंग होगी इसका उन्हें जो है एक मेजर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, विच इज मैंडेटेड। ऐसा नहीं है कि उनके विम्स और फैंसीज पे डिपेंड है कि अगर वो चाहे तो दे, ये मैंडेटेड है, आरबीआई एक्ट में लिखा है, सेक्शन 47 में लिखा है, और ये उनको देना है। और गवर्नमेंट को इससे काफी अर्निंग होती है। यू कैन इमेजिन 2,11,000 करोड़। नाउ हम अपने लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जेन स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप डिफरेंट कोर्सेज अभी ले सकते हैं। अभी आपका प्रीलिम्स जो है वो 5 मंथ्स में होने वाला है, लेस देन 5 मंथ्स। तो आप सीसेट के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आप ले सकते हैं, जो उसमें आपको सीसेट से रेलेवेंट जो भी एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड है, जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पे हमने एनालाइज किया है और कोर्स को उसी तरीके से डिजाइन किया है। तो इसमें आपको कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, उतना पढ़ाया जाएगा जिससे आप कंफर्टेबली जो है सीसेट को टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं विथ मोर देन 100% श्योरिटी। बिकॉज एक पैटर्न होता है, कैट एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, एसएससी का पैटर्न अलग होता है, और सीसेट का जो पैटर्न है वो अलग है, ठीक है। इट्स ए मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर बीन आस्किंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो उसमें आपको एक स्पीड मैथमेटिक्स भी नहीं करना और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए। तो वो दोनों का जो मिश्रण है वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। और आपको फ्रंट लोड ज्यादा नहीं किया, मतलब इंफॉर्मेशन से ज्यादा लोड नहीं किया। उसमें कोशिश हमारी यही रहती है कि आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएं जो आप रियल टाइम, आपको लगे कि हम रियल टाइम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं। प्रीलिम्स का एक कोर्स लॉन्च है, जो भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे हमने बनाया है अपना एक कोर्स कि आपको कितना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी को गार्नर कर सके, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं। लाइव बैचेस होते हैं, एक शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है। और टीचर्स एक्सपर्ट हैं जो कि खुद भी इस इकोसिस्टम से वेल वर्स्ड हैं, उन्होंने खुद एग्जाम दिया, एग्जाम देते रहते हैं और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं। तो उनको पता है कि रियल टाइम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बार बार ही उन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं। तो इट्स बेटर टू टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन हु आर अवेयर अबाउट द एग्जाम, जो कि खुद उस एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, ठीक है। और यूपीएससी मेंटरशिप, इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगा 999 पे।
जो कि बहुत ही इतना कुछ हमने ज़्यादा एक्सपेंस नहीं रखा है, और उसमें एक्सपर्ट के थ्रू आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे जो है, जो आपकी यूपीएससी की जर्नी है उसको स्मूथ बनाया जाए. So that's all for today. In our upcoming classes, we will discuss more current affair and जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो. थैंक यू सो मच.